हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। ये क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट है। आपको कुछ ही देर में इस पूरे चैप्टर की समरी, इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप इस पूरे चैप्टर को सुनने के बाद कोई भी आंसर अपने आप से खुद से सही बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहानी की तरह आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इमेजिन करो 1848 का साल है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियो। उसने ना एक अमेजिंग सपना देखा, एक ऐसी दुनिया जहां सब कंट्रीज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स होगी। उसने इस सपने की सीरीज ऑफ प्रिंट्स बनाई। पहली प्रिंट में जो फिगर नंबर 1 आपकी बुक में गिवन है, यूरोप और अमेरिका के लोग सब आगे और एक जैसी एज और सोशल क्लासेस के एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास एक टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। ग्राउंड पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो अनकंट्रोल्ड पावर वाले मोनार्कीज हैं, उनके टूटे हुए सिंबल्स पड़े हुए हैं। सोरियो के इस यूटोपियन विजन यानी कि ऐसा आइडियल सोसाइटी जो रियल में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें लोग अलग अलग नेशंस में डिवाइडेड हैं, अपने फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचाने जा रहे हैं। प्रोसेशन यानी कि लाइन में सबसे आगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो जब तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच चुका है, जिसके पास रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग है। जर्मन्स भी ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लिए पीछे आ रहे हैं, जो 1848 में उनकी लिबरल होप्स को दिखाता है कि उनकी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर यूनाइटेड हो जाएं। और ऊपर से क्रिस्ट, सन्स और एंजल्स सब देख रहे हैं, जो नेशंस के बीच फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे को सिंबलाइज करते हैं। अब 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म यानी अपने नेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक पावरफुल फोर्स बन के उभरा। इसके रिजल्ट में यूरोप की मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह नेशन स्टेट्स बनने लगे। नेशन स्टेट मतलब जहां मेजॉरिटी सिटीजन्स की कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री हो, सिर्फ रूलर्स की ही नहीं। ये कॉमननेस हमेशा से नहीं थी, बल्कि स्ट्रगल्स और लीडर्स के एक्शन से बनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 से नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन मिला। फ्रांस पहले एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर था। रेवोल्यूशन के बाद सोवरेनिटी मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन में शिफ्ट हो गई। रेवोल्यूशनरीज ने लापेत्री, जिसे हम फादरलैंड बोलते हैं, और ली सिटोयन यानी सिटीजन जैसे आइडियाज दिए, जिससे फ्रेंच पीपल में कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी। नया फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग चूज किया गया। एस्टेट्स जनरल के नाम नेशनल असेंबली रखा गया। यूनिफॉर्म लॉज बनाई गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटाए गए और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच, जो पेरिस में बोली जाती थी, नेशनल लैंग्वेज बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मिशन था यूरोप के बाकी लोगों को डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना और उन्हें नेशन बनाने में हेल्प करना। जब ये न्यूज़ यूरोप में स्प्रेड हुई तो स्टूडेंट्स ने जैकोबिन क्लब्स बनाए और फ्रेंच आर्मीज ने नेशनलिज्म का आइडिया पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक फैलाया। अब नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बनाया। उसका सिविल कोड ऑफ 1804, ये नेपोलियनिक कोड ने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को एबॉलिश किया, लॉ के सामने इक्वालिटी एस्टेब्लिश करी और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर्ड किया। ये कोड डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी अप्लाई हुआ। फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश किया गया, पीजेंट्स को सर्फडॉम से फ्री किया गया और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए।
ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव हुए। बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को लगा कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स और कॉमन करेंसी से ट्रेड इजी हो जाएगा। लेकिन कॉन्कर्ड एरियाज में फ्रेंच रूल के लिए मिक्स्ड रिएक्शंस थे। शुरू में होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान और वॉर्सॉ जैसी जगहों पर फ्रेंच आर्मीज को लिबर्टी के संदेशवाहक, जिसे हम हरबिंगर्स भी बोलते हैं, उनकी तरह वेलकम किया गया। पर जल्दी ही ये एंथुजियाज्म हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं आई। बढ़ा हुआ टैक्सेशन, सेंसरशिप और फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती भर्ती यानी फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन लोगों को बहुत भारी पड़ने लगे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट में कंजर्वेटिज्म का स्पिरिट छा गया। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी और फैमिली जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने नेपोलियन के चेंजेस से सीखा कि मॉडर्नाइजेशन मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है, जैसे कि मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी और फ्यूडलिज्म सर्फडॉम का एबॉलिशन मोनार्की को मजबूत कर सकता है। अब बात आती है कांग्रेस ऑफ वियना की। इसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, जिसका मेन एम था नेपोलियन द्वारा जो किए गए चेंजेस हैं उनको वापस से हटा देना। बॉर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर किया गया और फ्रांस ने अपने एनेक्स्ड टेरिटरीज खो दिए। फ्रांस के बॉर्डर्स पे स्टेट्स बनाए गए ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन रोकी जा सके। जर्मन कॉन्फेडरेशन को 39 स्टेट्स को अनटच्ड छोड़ा गया। ओवरऑल मेन इंटेंशन ये था कि ओवरथ्रोन मोनार्कीज को रिस्टोर करना और यूरोप में नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाना। ये कंजर्वेटिव रेजिम्स ऑटोक्रेटिक थे। उन्होंने क्रिटिसिज्म और डिसेंट को टॉलरेट नहीं किया और सेंसरशिप लॉज लगाए। इस रिप्रेशन के डर से कई लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जैसे कि कार्बोनरी। इन सोसाइटीज का एम था वियना कांग्रेस के बाद एस्टैब्लिश्ड मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना। उनका बिलीफ था कि नेशन स्टेट्स का क्रिएशन फ्रीडम स्ट्रगल का एक जरूरी पार्ट है। अब जीसीपी मजीनी 1805 में जेनोवा में पैदा हुए थे। ये एक ऐसे ही इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। उन्हें 1831 में लिग्यूरिया में रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाइल किया गया था। उन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, जैसे यंग इटली मार्सेल्स में और यंग यूरोप बर्न में। मजीनी का बिलीफ था कि गॉड ने नेशंस को मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे स्टेट्स का पैचवर्क नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना चाहिए। उसके मॉडल पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनी। मजीनी का मोनार्की के अगेंस्ट ऑपोजिशन और उसकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स की विजन ने कंजर्वेटिव्स को डराया। मेटरनिच ने उससे अवर सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी कहा। अब 1830 से लेकर 1848 थे रेवोल्यूशन का पूरा दौर था। जब कंजर्वेटिव रिजीम्स अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे थे, तब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ने यूरोप के कई रीजन्स में रेवोल्यूशन शुरू कर दी। ये रेवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट ने लीड किए। जुलाई 1830 में फ्रांस में पहला अपहीविल हुआ। बॉर्बन किंग्स को लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रोन किया और लुइस फिलिप के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की। मेटरनिच ने फेमस रिमार्क किया, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इस जुलाई रेवोल्यूशन से ब्रुसेल्स में भी अपराइजिंग हुई और बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग होकर इंडिपेंडेंस पा ली।
ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ने भी यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को मोबिलाइज्ड किया। ग्रीस 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुई। ग्रीस के नेशनलिस्ट को एग्जाइल में रहने वाले ग्रीक्स और वेस्ट यूरोपियंस का सपोर्ट मिला, जिन्हें एशियंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी। पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बताया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने फंड्स कलेक्ट किए और वार में फाइट करने गए, जहां पर 1824 में उनकी डेथ हो गई। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। नेशनलिज्म सिर्फ वार से नहीं आया, कल्चर ने भी नेशन का आइडिया बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस और शेप किया। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका एम था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करना। रोमांटिक्स ने रीजन और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया और इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस किया। उनका एफर्ट था शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर पास्ट को नेशन का बेस बनाना। जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 से 1803 तक उन्होंने कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर कॉमन पीपल में मिलेगी। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस से नेशन का ट्रू स्पिरिट पॉपुलर हुआ, इसलिए फोक कल्चर को कलेक्ट करना नेशन बिल्डिंग के लिए एसेंशियल था। फिर ग्रिम ब्रदर्स, जो जैकब और विल्हेल्म ग्रिम, जो जर्मन सिटी हनाऊ में पैदा हुए थे, उन्होंने ओल्ड फोक टेल्स कलेक्ट किए। उन्होंने 1812 में अपनी पहली कलेक्शन पब्लिश की। उनका मानना था कि फ्रेंच डोमिनेशन जर्मन कल्चर के लिए थ्रेट है और फोक टेल्स प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट के एक्सप्रेशंस हैं। उन्होंने फोक टेल्स कलेक्ट करने और जर्मन लैंग्वेज डेवलप करने को फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करने और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी बनाने के वाइडर एफर्ट का पार्ट माना। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और लोकल फोकलोर कलेक्ट करना सिर्फ एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर ही करना नहीं था, बल्कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को इलिटरेट ऑडियंसेस तक पहुंचाना भी था। पोलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से निकाल दिया गया और रशियन लैंग्वेज इम्पोज करी गई, लेकिन पॉलिश क्लर्जी ने लैंग्वेज को नेशनल रेजिस्टेंस के वेपन की तरह यूज किया। चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पॉलिश यूज करते थे। पॉलिश का यूज रशियन डोमिनेंस के खिलाफ स्ट्रगल का सिंबल बन गया। अब 1830s यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप के साल थे। पॉपुलेशन में बहुत इंक्रीज हुआ, जॉब से ज्यादा जॉब सीकर्स थे। रूरल एरियाज से लोग सिटीज में माइग्रेट करके ओवरक्राउडेड स्लम्स में रहते थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इंग्लैंड से चीप मशीन मेड गुड्स से स्टिफ कंपटीशन मिली। जिन रीजन्स में एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावरफुल थी, पीजेंट्स फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस के बर्डन तले हुए थे। फूड प्राइसेस का राइज या बैड हार्वेस्ट से वाइड स्प्रेड गरीबी फैली हुई थी। 1848 ऐसा ही एक साल था। फूड शॉर्टेजेस और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ने पेरिस की पॉपुलेशन को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। लुइस फिलिप को भागना पड़ा। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिकन प्रोक्लेम की। यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सभी एडल्ट मेल्स को वोट देने का अधिकार ग्रांट किया गया और राइट टू वर्क ग्रांट भी किया गया। नेशनल वर्कशॉप्स बनाए गए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसी से पहले 1845 में सिलेसिया के वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट्स ड्रास्टिकली कम कर दी थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसकर तोड़फोड़ करी और उसके बाद आर्मी में 11 वीवर्स को शूट कर दिया। पुअर पीपल के रिवोल्ट्स के पैरेलल 1848 में एजुकेटेड मिडिल क्लासेस की रेवोल्यूशन भी चल रही थी। जर्मनी, इटली, पोलैंड और एस्ट्रो हंगेरियन
एम्पायर जैसे रीजन्स में जहां इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, लिबरल मिडिल क्लासेस ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड को नेशनल यूनिफिकेशन के साथ कंबाइन किया। उन्होंने पॉपुलर अनरेस्ट का फायदा उठाया और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नेशन स्टेट बनने की डिमांड की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जर्मन रीजन्स में फ्रैंकफर्ट में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया गया। 18 मई 1848 को 831 इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिले, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसका हेड मोनार्की होगा बट पार्लियामेंट के अंडर। जब उन्होंने प्रूशिया के किंग फ्रेडरिच विल्म IV को क्राउन ऑफर किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया और इलेक्टेड असेंबली के अगेंस्ट अदर मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। पार्लियामेंट मिडिल क्लासेस द्वारा डोमिनेटेड थी, जिन्होंने वर्कर्स और आर्टिशंस की डिमांड्स को रेजिस्ट किया और इससे उनका सपोर्ट खो दिया। एंड में ट्रूप्स बुलाए गए और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। विमेन को पॉलिटिकल राइट्स का इशू कंट्रोवर्शियल था। वुमेन ने अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी, न्यूज़पेपर्स शुरू किए थे और डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया था। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के इलेक्शन में सफरेज राइट्स डिनाई किए गए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विमेन को सिर्फ विजिटर्स गैलरी में ऑब्जर्वर्स की तरह अलाउड किया गया था। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने 1848 में लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया, पर वो ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्क्स ने रियलाइज किया कि रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन के साइकिल्स तभी खत्म होंगे जब लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को कंसेशन दिए जाएंगे। इसलिए 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर एबॉलिश किए और हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगरेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी। अब आता है बच्चों जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से हटकर स्टेट पावर को प्रमोट करने और पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करने की तरफ बढ़ गया। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले जर्मनी का यूनिफिकेशन बताते हैं। मिडिल क्लास जर्मन्स में नेशनलिस्ट फीलिंग्स वाइड स्प्रेड थी। 1848 में उन्होंने डिफरेंट जर्मन रीजन्स को एक नेशन स्टेट में यूनाइट करने की कोशिश करी, लेकिन ये लिबरल इनिशिएटिव मोनार्की और मिलिट्री ने प्रूशियन लैंडलॉर्ड्स के सपोर्ट से दबा दी। इसके बाद प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट की लीडरशिप ली। प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प की। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 बार 7 सालों में प्रूशियन विक्ट्री पर एंड हुई और यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया वर्साइल्स में। इससे प्रूशियन स्टेट पावर की डोमिनेंस दिखी। नए स्टेट ने करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने पर जोर दिया। अब इटली का यूनिफिकेशन देखते हैं। इटली भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का शिकार था। 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ सर्दिनिया, पेडमोंट ही एक इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया जा रहा था। नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था, सेंटर पोप के अंडर और सदर्न रीजन स्पेन के बॉर्बन किंग्स के अंडर थे। इवन इटालियन लैंग्वेज की भी कोई कॉमन फॉर्म नहीं थी, कई रीजनल वेरिएशंस थे। जिसिपी मजीनी ने 1830s में एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी और उसने यंग इटली सोसाइटी भी बनाई थी। पर 1831 और 1848 के रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स फेल हो गए, इसलिए यूनिफिकेशन का काम सर्दिनिया पेडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल II और उनके चीफ मिनिस्टर कैवियर पर आ गया। कैवियर ने फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई, जिससे सर्दिनिया पेडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में सक्सेसफुल रहा।
जिसिपी गारिबाल्दी का लीडरशिप में आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिन्हें रेड शर्ट्स भी कहते थे, साउथ इटली में मार्च किए और लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट जीता स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकालने के लिए। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग प्रोक्लेम किया गया, लेकिन बहुत से इटालियन पॉपुलेशन स्पेशली पीजेंट्स लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनअवेयर थे। कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि ला तालिया यानी विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है। पैपल स्टेट्स 1870 में फाइनली इटली में ज्वाइन हुए जब फ्रेंच ने प्रूशिया के साथ वॉर के दौरान रोम से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए। ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन सडन रेवोल्यूशन से नहीं हुआ, बल्कि एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस से हुआ। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं थी। ब्रिटिश इजल्स के लोगों की प्राइमरी आइडेंटिटीज एथनिक थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। इंग्लिश नेशन वेल्थ, इंपॉर्टेंस और पावर में ग्रो करती गई और उसने आइलैंड्स के अदर नेशंस पर इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की से पावर सीज की और इसी के थ्रू एक नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर फोर्ज्ड हुई। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, जिसका मतलब था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज कर सकता था। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उनकी गैलिक लैंग्वेज बोलने या नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया और बहुतों को तो फोर्सिबली उनके होमलैंड से निकाल दिया गया। आयरलैंड का भी ऐसा ही फेट था, जहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच डीप डिवीजन थी। इंग्लिश ने आयरिश प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक्स पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प करी। कैथोलिक रिवोल्ट्स को सप्रेस किया गया और आयरलैंड को फोर्सिबली 1801 में यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। नई ब्रिटिश नेशन को डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर के प्रोपगेशन से बनाया गया। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जिसे बोलते हैं, नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया। नेशन को पोर्ट्रेट या स्टैचू से रिप्रेजेंट करना मुश्किल था। आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया फीमेल फिगर्स के रूप में। ये फीमेल फॉर्म किसी रियल वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता था, बल्कि नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म देता था। मतलब फीमेल फिगर नेशन का एलिगरी बन गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगरी को लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियल्स को पोर्ट्रे करने के लिए यूज किया। लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स द रेड कैप या ब्रोकन चेन। 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिमिलर फीमेल एलिगरीज इन्वेंट की। फ्रांस में वो मैरियाने थी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिबर्टी और रिपब्लिक से लिए गए थे। रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड। मैरियाने की स्टैचूज पब्लिक स्क्वायर में इरेक्ट की गई और उसकी इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पर बनवाई गई। सिमिलरली जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलिगरी बनी। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में जर्मेनिया ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म का सिंबल है। 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म ने अपना आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट खो दिया। ये एक नैरो क्रीड बन गया जिसके लिमिटेड एम्स थे और नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट हो गए, वार के लिए रेडी रहते थे। मेजर यूरोपियन पावर्स ने सब्जेक्ट्स लोगों के नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को बढ़ाने के लिए मैनिपुलेट किया। 1871 के बाद यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे सीरियस सोर्स बाल्कन्स एरिया था। बाल्कन्स ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन वाला रीजन था, जिसमें मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस एक्सेट्रा शामिल थे। इसके इनहैबिटेंट्स को स्लैव्स कहते थे। बाल्कन्स को बड़ा पार्ट ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। बाल्कन्स में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज के स्प्रेड और ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन ने इस रीजन को बहुत एक्सप्लोसिव बना दिया। बाल्कन के लोगों ने नेशनैलिटी पर बेस्ड इंडिपेंडेंस क्लेम्स किए
और हिस्ट्री का यूज किया ये प्रूफ करने के लिए कि वो कभी इंडिपेंडेंट थे, पर बाद में फॉरेन पावर्स ने उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लिया। इसलिए बाल्कन नेशनैलिटीज ने अपनी स्ट्रगल्स को लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस वापस जीतने की कोशिश माना। अलग अलग स्लेविक नेशनलिटीज ने अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन करने की कोशिश करी, जिससे बाल्कन एरिया इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से फियर्सली जेलस थे और एक दूसरे के एक्सपेंस पर टेरिटरी गेन करना चाहते थे। मैटर्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए क्योंकि बाल्कन्स बिग पावर राइवलरी का सीन बन गया। यूरोपियन पावर्स के बीच ट्रेड, कॉलोनीज, नवल और मिलिट्री माइट को लेकर इंटेंस राइवलरी थी। हर पावर, रशियन, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, बाल्कन्स पर दूसरे पावर्स की होल्ड को काउंटर करना चाहती थी और अपना कंट्रोल एक्सपैंड करना चाहती थी। इससे रीजन में सीरीज ऑफ वार्स हुई और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन हुआ तो 1914 में यूरोप को डिजास्टर की तरफ ले गया। लेकिन इसी बीच 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स द्वारा कोलोनाइज्ड कई कंट्रीज ने इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज करना शुरू कर दिया। ये एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स भी नेशनलिस्ट थे क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने के लिए स्ट्रगल किया और उनमें कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की सेंस थी जो इंपीरियलिज्म के कॉन्फ्रंटेशन से बनी थी। यूरोपियन आइडियाज को नेशनलिज्म हर जगह रेप्लिकेट नहीं हुए, बल्कि लोगों ने अपनी स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म डेवलप करी। पर ये आइडिया कि सोसाइटीज को नेशन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज होना चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से फुल चैप्टर समरी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो भी देखनी है तो हमने अपने चैनल पर एक एक पार्ट में एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझा के रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में भी चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों समरी। अब आपको कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर करें। तो ऐसे ही आगे हम और चैप्टर्स में मिलते हैं।